नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैंड गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं पार्लियामेंट्री वोटर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। और पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। पीडीएफ से मैच करा के बताना कितनी मिस्टेक इसमें आपकी आ रही, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो आपको डिक्टेशन सुनना है और सीधे लिखना, मन में बिल्कुल नहीं दोहराना है। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकंड, स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, इस सदन के सामने विदेश मंत्री जी ने यह जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, इसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मैंने और शायद इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस देश के इतिहास का गहरा अध्ययन किया होगा और उनको भी यह स्मरण होगा कि भारत के अंदर अनेकों प्रांत और देशी रियासतें या राज्य हुआ करते थे। हमें स्मरण है कि उन्हीं में से सिक्किम भी एक है, जो हमारे देश का उसी प्रकार का राज्य है जैसे अन्य राज्य हैं। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हमारे देश का एक अंग था, जिसकी लगभग 1 लाख जनता ने हमारे साथ मिलने की इच्छा प्रकट की थी, उसको पिछले 27 सालों में उन मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर नहीं मिला, जिनका अधिकार उनको 1947 के बाद और विशेष रूप से 1952 के बाद, जब हमारा देश गणराज्य बना था, मिलना चाहिए था। आज इतने सालों के बाद फिर हमारे देश के इतिहास में ऐसा निर्णय करने का अवसर आया है, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सिक्किम की जनता, जो पिछले कई सालों से अपने अधिकार से वंचित रही, उसके लिए आंदोलन करती रही और भारत के साथ, भारत की जनता के साथ अपने को मिलाने की चेष्टा करती रही, उसकी इस मांग की तरफ भारत सरकार का ध्यान गया और भारत सरकार ने, हमारी प्रधानमंत्री ने उसकी जनता की इच्छाओं का समादर किया। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। मैं यह मानता हूं कि इस मसले पर निर्णय लेने में आरंभ से ही भूल हुई है और अब उसका सुधार हो रहा है। हमारे देश का जो उत्तरी अंचल है, उसकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान गया है और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने का अवसर आया है। मैं समझता हूं कि इस कदम का न केवल इस सदन के सदस्य बल्कि सारे देश की जनता हृदय से स्वागत करती है। मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सिक्किम राज्य की जनता की इच्छाओं का मान रखने के बाद हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया है। हमने पिछले 25 वर्षों में इस देश के विकास के लिए जितनी योजनाएं बनाई, चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में हो या उद्योग धंधों को बढ़ाने और रोजगार देने के संबंध में हो, उनसे हमारे देश की जनता तो लाभ उठा सकी, लेकिन सिक्किम प्रदेश की जनता उनसे वंचित रही। अब वह समय आ गया है जब हम अपनी योजनाएं बनाते समय सिक्किम का विशेष ध्यान रखें। इस अवसर पर मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिक्किम के राजा की ओर जो भी नीति हमारे प्रति रही हो, उसकी ओर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस महान देश में बहुत से लोग गलतियां करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनको सही रास्ते पर आने का अवसर देना चाहिए। महोदया, देश में जो सरकार की आय होती है, अगर उसका अधिकतम भाग सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर ही चला जाएगा, तो इस तरह से देश में महंगाई बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए हमें इस चीज को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। आज देश में जो लोग काला धंधा करते हैं, उनके साथ सख्ती से निपटना होगा और जो बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ भी सख्ती बरतनी होगी। सरकार की इस समय जो नीति है, उसकी जो विचारधारा है, उस पर हमें पुनः विचार करना होगा ताकि इस देश की हालत में सुधार हो सके। 20 करोड़ रुपए का अनाज जो बाहर से मंगाया जा रहा है, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने इस बार अनाज का
व्यापार अपने हाथ में लिया था और उसके बाद फिर सरकार ने व्यापारियों के भरोसे पर इसे छोड़ दिया। लेकिन व्यापारियों ने सरकार तथा जनता को धोखा दिया और उसका परिणाम यह हो रहा है कि अनाज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और वह जनता को आसानी से उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं वे भी सहायक सिद्ध नहीं हुए हैं। महोदया, अभी हमारे कई सदस्यों ने कहा कि सरकार बाहर से इतना अनाज मंगाने पर जो धन खर्च कर रही है उस धन को अगर हमारे देश के किसानों को देती तो हमारे देश के किसान अनाज का उत्पादन बढ़ाते और हमको दूसरे देशों का मुंह नहीं देखना पड़ता। इसलिए मैं चाहता हूं कि अनाज के संबंध में हमारी एक साफ और बिल्कुल स्पष्ट नीति होनी चाहिए। किसान को क्या चाहिए वह हम दें और किसान से क्या लेना है उसका मूल्य निर्धारित करें। इसके लिए हमें एक राष्ट्रीय मूल्य नीति का निर्धारण करना होगा। किसान का क्या खर्च होता है अनाज उत्पादन करने में और उसको किस भाव पर दूसरी चीजें मिलती हैं, इन दोनों में तालमेल होना चाहिए। किसान गेहूं पैदा करे, किसान चना पैदा करे, किसान गन्ना पैदा करे तो उसको कुछ तो लाभ होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि खेती को नुकसान का धंधा नहीं मुनाफे का धंधा बनाने पर ही देश में अनाज का उत्पादन बढ़ेगा और खाद्यान्न की समस्या हल होगी। इसके साथ ही किसान को सीमेंट, खाद, डीजल उचित दामों पर मिले, इसके लिए सरकार इनके वितरण की व्यवस्था अपने हाथ में ले, तभी हमें इस काम में सफलता मिल सकती है, अन्यथा नहीं। आप कहते हैं कि 1 इंच जमीन मत छोड़ो, हर जगह अन्न पैदा करो, लेकिन हमारा इलाका ऐसा है जहां पानी नहीं है, इसलिए हम अन्न का उत्पादन नहीं कर पाते। इसके लिए हमें सिंचाई की योजनाएं बनानी पड़ेंगी। पानी जहां से मिल सके वहां से लेना होगा। ऐसा करने के लिए हमें इन सारी समस्याओं पर बड़ी गहराई के साथ विचार करना होगा। इसे केवल राज्य सरकार पर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा और हमारी अन्न की समस्या का अस्थायी समाधान भी नहीं हो सकेगा। श्रीमान, यह 7वीं योजना उत्पादन, काम और रोजी रोटी के नारे से शुरू हो रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि इन तीनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के जो तरीके हैं वे आपने ऐसे अपनाए हैं जिनसे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते। मान्यवर, उत्पादन 2 जगह पर हो रहा है, खेती में और कारखानों में। खेती की जो दुर्गति आपके शासन में हो रही है वह सबको मालूम है। खेती के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। कभी भी आपने इस देश की 1-1 इंच जमीन को पानी देने का कोई योजना नहीं है, प्रबंध नहीं किया। जहां जैसा मन में आया वहां वैसा किया। आपने कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं कराया जिससे कि सिंचाई का प्रबंध किया जा सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग में जो लोग बैठे हुए हैं उनके दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि अगर खेती के माल का दाम बढ़ा दिया जाए तो शहर का आदमी आपसे नाराज हो जाएगा और चुनाव में आपको वोट नहीं देगा। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब तक खेती में जो लागत आती है उसके अनुसार किसानों को दाम नहीं मिलेंगे तो वह उत्पादन कैसे बढ़ाएगा। आप कोई भी काम कीजिए, अगर उसमें घाटा होता है तो आदमी उसको करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। लेकिन किसान तो मजबूर है खेती करने के लिए। अगर वह खेती ना करे तो खुद भी मर जाएगा, क्योंकि उसके पास जिंदा रहने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा घाटा सहता रहेगा और उत्पादन भी करता रहेगा। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालयों के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार किसान को उसकी पैदावार में लगातार घाटा होता जा रहा है। इसका असर हमारे देश के अनाज उत्पादन पर पड़ रहा है। जब तक आप कारखानों के माल और खेती के माल के दाम तय करने के लिए समान नीति नहीं अपनाएंगे तब तक कृषि उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता और किसान सुखी नहीं हो सकता। आज किसान का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और कारखाने वाले
मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि पर निर्भरता समाप्त होती जा रही है और गांवों के लोग शहरों की ओर भागकर बेकारी की संख्या में वृद्धि कर रही हैं। आप जितनी भी योजनाएं बनाते जा रहे हैं, देश में उतनी ही बेकारी बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर विचार करें। जब तक आप छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति नहीं अपनाएंगे, तब तक इस देश से बेरोजगारी की समस्या को दूर करना संभव नहीं हो सकता। अतः मेरा निवेदन है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि आप भी यह जानते हैं कि इस देश की 80% आबादी गांवों में खेती पर निर्भर करती है, भूमि पर निर्भर करती है। स्टार्ट। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।